नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। मैं हूं साक्षी बत्रा। आज एक और खास दिन जब हमारे साथ एक बहुत ही खास मैनेजमेंट मौजूद होंगे। आज हम बात करेंगे M&M फाइनेंस की। हमारे साथ मिस्टर रमेश आयर, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के मौजूद होंगे। जानेंगे उनसे कंपनी की फाइनेंशियल हालत के बारे में, साथ ही इस वक्त जो मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो है पूरे ही NBFC स्पेस के लिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक एक्सपर्ट से जानेंगे कि वो कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। सभी पहलुओं पर अगले आधे घंटे के दौरान डिस्कशन होगा, लेकिन फिलहाल मार्केट्स को एक नजर डाल लेते हैं। इस वक्त 9615 के लेवल्स पर मार्केट्स काम कर रहे हैं। लगातार हमने देखा है सुबह से लेकर अब तक एक काफी चॉपी ट्रेड देखने को मिला है और दिन के निचले स्तरों से कुछ रिकवरी जरूर आई है। अब हम फिर से एक और इंच अप करने की कोशिश कर रहे हैं। हरी निशान में वापस निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स भी इस वक्त फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। 31146 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, आप यहां पर देखिए तो कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर आ रहा है। जो सपोर्ट है इन दोनों ही इंडेक्सेस के शेयर से आ रहा है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे निफ्टी ऑटो में भी इस वक्त आधे % तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी इस वक्त फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट आज फार्मा इंडेक्स से आ रहा है। खास तौर पर FMCG शेयरों में भी आज सुबह से ही पॉजिटिव रुझान था। फार्मा एक और सेक्टर है जहां से अच्छा सपोर्ट बाजार को इस वक्त मिल रहा है, लेकिन जहां से बाजार टूट रहा है वहां पर मेटल इंडेक्स को आप देखेंगे, सभी मेटल शेयर्स इस वक्त पिघलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बैंकिंग शेयरों पे भी आज काफी प्रेशर है और तेल गैस शेयर भी आज फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। 1.5% तक के आसपास कमजोरी आज के सेशन पे 210 अंकों की कमजोरी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा फाइनेंस शेयरों में भी आज वीकनेस का ही रुझान देखने को मिल रहा है। कुछ और शेयरों की तरफ नजर डालें या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट इंडाइसेस की तरफ देखें तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ऑटो इस वक्त 40 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। मीडिया शेयरों में भी आज बढ़त देखने को मिल रही है। PSU बैंकिंग शेयरों में देखेंगे तो आधे % तक की वीकनेस है और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन चलते हैं, शुरुआत कर लेते हैं हमारे आज की कॉर्पोरेट रडार की। मिस्टर आयर हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। शुरुआत करते हैं, आज से 20 साल पहले M&M फाइनेंस की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक काफ़ी लंबा समय कंपनी ने तय किया है। जब लोगों की पहली गाड़ी या पहला ट्रैक्टर, पहली स्कूटर खरीदने का जो सपना है उसे साकार करने में कंपनी ने काफ़ी मदद दी है। आज के सिनेरियो को देखा जाए तो कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी यही साफ तौर पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे जाते हुए इम्प्रूवमेंट्स नज़र आ रहे हैं। खास तौर पर अगर तिमाही नतीजों के ऊपर से शुरुआत करें तो देखने को मिला है कि एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। प्रोविजंस मार्जिन्स फ्रंट पर भी एक इम्प्रूवमेंट है। सीधे तौर पर आप ही से जानना चाहेंगे कि क्या कह सकते हैं जो डिमोनेटाइजेशन का असर हमने पिछली तिमाही में देखा था, अब वो असर कम हो गया है और यहाँ से एक सुधार की ही उम्मीद है। देखिए, हम काफ़ी काम जो है रूरल इंडिया में ही करते हैं और वहाँ के कस्टमर्स जो अपनी उनकी रेवेन्यूज़ है, चाहे वो गाड़ी चलाते हो, ट्रैक्टर हो, उनकी रेवेन्यूज़ जो है कैश बेसिस में हुआ करता था। इसलिए डीमोनेटाइजेशन का एक इम्पैक्ट ज़रूर हुआ था बिटवीन नवंबर, दिसंबर, जनवरी और इसके बाद से कुछ हमने डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखे। लोग अब बैंकिंग काम कर रहे हैं, लोग अपनी पेमेंट जो है बैंकिंग थ्रू देते हैं और अपनी जो कमाई है वो भी वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो हमने ये सुधार ज़रूर देखा है और हम ये समझते हैं कि जो डीमोनेटाइजेशन की एक इम्पैक्ट शुरू में हमें देखने मिला बिटवीन नवंबर जनवरी, अब वो परिस्थिति नहीं है और इसको लेकर के ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हमें भी देखने मिला है, चाहे वो व्हीकल सेल्स में हो, ट्रैक्टर सेल्स में हो या रिकवरी में हो। सारी इन ऑल द डायरेक्शंस हमने जो है इम्प्रूवमेंट देखे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पे अगर देखा जाए एसेट क्वालिटी में भी इस तिमाही में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बड़ा कंसर्न है पूरी ही बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए। क्या ये मान सकते हैं कि वी आर आउट ऑफ द वुड्स नाउ एज फार एज दी बैड एसेट्स आर कंसर्न्ड, और या फिर प्रोविजंस फ्रंट पर भी हमने काफ़ी कुछ बैड एसेट्स की प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर ली है? या हम तो बिल्कुल यही समझते हैं। अगर आप देखें पिछले 12 to 18 मंथ्स काफ़ी कुछ प्रेशर रहा है। कुछ शुरू में ड्रॉट जैसी कंडीशन मेजर स्टेट जैसे महाराष्ट्र, MP, UP में एक परिस्थिति वैसी थी। फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा बारिश जो हुआ, फिर डीमोनेटाइजेशन की वजह से थोड़ी सी जो डिले थी रिकवरी में, बट लास्ट क्वार्टर को अगर आप देखें तो काफ़ी रिकवरी अच्छा हुआ है। क्रॉप वॉज गुड, क्रॉप कैश फ्लो काफ़ी अच्छा हुआ है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की काम भी हमें देखने मिला, यूपी, बिहार, राजस्थान, अलग अलग स्टेट्स में हमने ये देखा है।
और जो रूरल पॉपुलेशन है इनकी जो कैश फ्लो है इस दो चीज़ों में निर्भर करती है, एक फार्म कैश फ्लो, दूसरी जो है इंफ्रा कैश फ्लो। और जब कभी भी इनमें सुधार देखने मिलता है, डेफिनेटली रिटेल लोन्स में भी एक इम्प्रूवमेंट दिखा जा सकता है। एंड वी हैव सीन दैट कि इस लास्ट क्वार्टर में फार्म कैश फ्लो काफ़ी अच्छे होने की वजह से वी हैव शोन दैट इम्प्रूवमेंट। एंड हमने ये पहले भी कहा है कि हमारी जो एनपीए रहती है या कभी बैड डेट्स नहीं होती है, डेफिनेट डिले जरूर है, क्योंकि रिटेल कस्टमर है, जैसे कमाते हैं ये अपने पैसे वापस देते हैं। एंड सेम ट्रेंड हमने इस बार भी देखा है कि फोर्थ क्वार्टर में कैश फ्लो जैसे जैसे इम्प्रूव हुआ है, वी हैव रिकवर्ड द मनी। एंड हम समझते हैं कि आगे चलते भी यही सुधार देखने मिलेगा। जी, एक सिल्वर लाइनिंग और है आपके लिए, क्योंकि आईएमडी ने जिस तरीके से अनुमान जताया है कि इस बार भी नॉर्मल मॉनसून होगा और काफ़ी जगहों पर ऑलरेडी मॉनसून की शुरुआत हो भी चुकी है। आगे के कुछ महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिमांड के को रियलाइज़ करने के लिहाज से देखा जाए। क्या आपको लगता है कि अब जो रूरल सेक्टर की डिमांड है इस बार काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, और ख़ास तौर पर ट्रैक्टर सेगमेंट की डिमांड, क्या आउटलुक है आपका? देखिए, ऐसा है कि मॉनसून एक अपना डबल रोल होता है। एक तो कि पूरी जो रूरल सेंटिमेंट्स जो है अच्छा बारिश की वजह से पॉजिटिव हो जाती है जी। और ऑटोमेटिक एक कंजम्पशन पैटर्न जो है सुधर जाता है। और हम ये देखें पिछली बार भी ऐसी हुआ, अच्छा मॉनसून की वजह से वन कुड सी अ गुड कंजम्पशन। और सेकेंड ये है कि अगर मॉनसून अच्छी रहती है तो एक्सपेक्टेड है कि क्रॉप विल बी गुड, यील्ड विल बी गुड, सपोर्ट प्राइस मिल जाती है तो कैश फ्लो विल इम्प्रूव। एंड डेफिनेटली रूरल की जो एसेट बाइंग पैटर्न है वो काफ़ी जो है मॉनसून में निर्भर करता है। एंड इस बार अगर ये पॉजिटिव अनाउंसमेंट है कि बारिश अच्छा रहेगा, एंड हम भी समझते हैं ये एवरेज प्लस तो रहेगा ही, सो डेफिनेटली बैक टू बैक अच्छा मॉनसून रहने की वजह से वी डू एक्सपेक्ट कि एक अच्छी पॉजिटिव ट्रेंड रहेगी, एसेट बाइंग विल बी गुड एंड ओवरऑल कंजम्पशन विल बी वेरी गुड इन रूरल। जी, कौन सी ऐसी ज्योग्राफीज हैं जहां पर आपको सबसे ज़्यादा डिमांड मिलती है, और इस बार भी ऐसी कौन सी ज्योग्राफीज होंगी जहां पर सबसे ज़्यादा डिमांड की वजह से आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी? देखिए, हम सारा ही प्रोडक्ट में काम करते हैं, चाहे वो कार हो, ट्रैक्टर हो, यूटिलिटी व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल, सेकेंड हैंड व्हीकल। तो हम ऑल इंडिया प्रेजेंट भी है, हमारी 1400 ब्रांचेस सारा स्टेट को कवर भी कर रहा है। अगर साइज के हिसाब से देखें तो यूपी, एमपी ये लार्ज स्टेट्स है, तो वॉल्यूम यहाँ से आती है। अगर ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो हमने एमपी, महाराष्ट्र, क्योंकि पिछली 2 साल से इस बाज़ार में कुछ कमी थी, कुछ प्रेशर्स थे, ड्रॉट जैसे सिचुएशन था, और कर्नाटका में प्रेशर था, ये तमिलनाडु वॉज अ प्रेशर। सो अभी भी हम ये देख रहे हैं कि कर्नाटका में हम इतना ग्रोथ अभी नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इस स्टेट्स को देखें तो यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा काम हुआ है। बट ओवरऑल अगर देखें तो हमारी जो ग्रोथ है, अगर पिछली साल अगर हमने 18-19% का ग्रोथ रहा है, लास्ट क्वार्टर में 23% का ग्रोथ रहा है। रेंज ऑफ ग्रोथ विल बी आई वुड थिंक एनीवेयर बिटवीन 20-23%, बट डेफिनेटली जो लार्जर स्टेट्स है वहाँ पे हमें अच्छा ग्रोथ मिलता है। डेफिनेटली। एक और पॉजिटिव बात है, हमने जो देखा चौथी तिमाही में, वो है डिसबर्समेंट ग्रोथ को लेकर करीब 23% तक की ग्रोथ हमने देखी है आपके तिमाही नतीजों में। FY18 के लिए अगर आप आउटलुक शेयर कर पाएं, किस तरीके की डिसबर्समेंट ग्रोथ रह सकती है? देखिए, एक नंबर बताना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हमारी जो मार्केट शेयर है, चाहे वो ट्रैक्टर्स में हो, यूटिलिटी व्हीकल्स में हो या कार्स में हो, हमारी मार्केट शेयर जो है लगातार हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। और आज के दिन में सारा ही OEMs, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, सब अपनी गाड़ियां जो है रूरल मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अपने डीलर्स चैनल है, और हमारी जो प्रेजेंस वहाँ पे इतने अच्छा होने वजह से वी आर अ गुड स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो हमें कभी भी एसेट साइड में हमने कभी ये प्रेशर नहीं देखा। डिसबर्समेंट हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर अस। हमारी पेनिट्रेशन अच्छी है, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, लार्ज कस्टमर बेस है जो रिपीट परचेज करते हैं, या कस्टमर के थ्रू हमें और कस्टमर मिलते हैं। आज हम 3,30,000 गांव में हमारी कस्टमर है, तो हम तो यही कोशिश करते हैं कि सारे गांव में हमें एक और गाड़ी फिनेंस करने मिल जाए हमारी कस्टमर के थ्रू, तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो हम ये समझते हैं कि ग्रोथ एक हमारे लिए बड़ी चैलेंज नहीं है, पेनिट्रेशन हमने काफ़ी अच्छा बना रखा है, और हम मार्केट शेयर सारा ही प्रोडक्ट में हमारी ग्रोथ है, ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ।
एब्सोल्युटली। देखा जाए तो टॉप लाइन भी काफ़ी अच्छी रही है, हमने देखा है पूरे साल भर में भी और क्वार्टर 4 भर भी अगर देखा जाए। सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस पर अगर आप कुछ हाईलाइट कर पाए वो कैसी रही है, और ख़ास तौर पर अगर हाउसिंग डेवलपमेंट सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है? हमारी जो हाउसिंग कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वो रूरल में ही कंसंट्रेट करती है और हमारी जो लोन टिकट साइज है वो काफ़ी छोटा लोन टिकट साइज है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में का लोन है, जो हाउस इम्प्रूवमेंट रूम एडिशन वाली लोन है, बट एब्सोल्यूट रूरल है। काफ़ी पोटेंशियल है, अच्छा 30-40% की ग्रोथ रेट इस कंपनी ने मेंटेन की है और आज के दिन में इनकी जो बैलेंस शीट है लगभग 5,000 करोड़ की बैलेंस शीट, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, प्रॉफिट भी अच्छी रही है और हम तो इस बिज़नेस में बहुत ही बुलिश है क्योंकि पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट की फोकस है लो कॉस्ट हाउसिंग, सेमी अर्बन हाउसिंग में, और इसकी फ़ायदा हमें भी मिल रहा है। आज हम 20% ऑफ द बैलेंस शीट जो है लो कॉस्ट हाउसिंग की और हमने ध्यान रखा है और हम सारा ही स्टेट में अभी कम से कम 8 या 10 स्टेट में हमारी प्रेजेंस है आज के दिन में। और मैं समझता हूँ कि इस बिज़नेस जो है अपनी ग्रोथ रेट इसी तरह मेंटेन करेगी क्योंकि अभी इनकी बेस जो है सिर्फ 5,000 करोड़ है और अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है और विद इतनी फोकस गवर्नमेंट के हाउसिंग में होने की वजह से हम समझते हैं कि इसमें हमें बड़ा एक एडवांटेज और बेनिफिट मिलेगा। जहाँ तक इंश्योरेंस ब्रोकिंग जो हमारी दूसरी सब्सिडरी है, ये एकदम सिनर्जेटिक बिजनेस है। महिंद्रा फाइनेंस के जितने कस्टमर हैं इनके गाड़ियाँ हम इंश्योर करते हैं, इनके फैमिली के हेल्थ रिक्वायरमेंट की इंश्योरेंस हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम जो है सारा इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी भी महिंद्रा फाइनेंस के साथ साथ सारा ही स्टेट में प्रेजेंट है और इस कंपनी ने भी अच्छा एक अपना ग्रोथ रेट मेंटेन किया है। 17-18% की ग्रोथ रेट इस कंपनी की भी रहा है और जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी उसका फ़ायदा इनको भी डायरेक्ट मिलता है और इसके अलावा ये अपने आप भी पेनिट्रेट करके डायरेक्ट जो है डीलर्स को, एसएमई सेगमेंट को एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करके इनको इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट जो है हम फुलफिल करते हैं। तो हमारी दोनों ये सब्सिडरी जो है काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, इनकी प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। हमारी तीसरी जो सब्सिडरी है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये अब सिर्फ दो साल पुरानी कंपनी है, ऑलरेडी 2,000 करोड़ की इनकी भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। यहाँ भी हमारा फोकस रूरल की ओर ही है। हम समझते हैं कि रूरल में जो सरप्लस कैश फ्लो आएगी इसको चैनल करने के लिए एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और इसको लेते हुए हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी और इस स्ट्रैटेजी का हमें फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है और हमारी फोकस रूरल में ही रहेगी। हम समझते हैं कि आज से 3 या 5 साल के अंदर इस बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट बन जाएगी। एब्सोल्युटली। थोड़ा मैक्रो के अगर आप फोकस करें तो जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो डेफिनेटली अनुमान से कम रहे हैं और जिस तरीके से हमने देखा है अब पूरी ही इंडस्ट्री का फोकस हो चुका है कि अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यहाँ पर रेट कटौती करने की ज़रूरत है क्योंकि ग्रोथ को वापस लाना एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या आप सहमति रखते हैं और आने वाली जून में जो पॉलिसी है आरबीआई की तरफ से क्या उम्मीद करते हैं यहाँ पर रेट कटौती होगी? अगर हाँ तो कितनी उम्मीद रखते हैं? हम समझते हैं कि एक 50 बेसिस पॉइंट अगर रेट करेक्शन हो अगर हमें देखने मिलता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सिग्नल और सेंटिमेंट्स रहेगा ग्रोथ की ओर। जहाँ तक रिटेल एसेट्स के सवाल है, चाहे वो कार लोन हो या ट्रैक्टर लोन हो, मैं नहीं समझता हूँ कि उस लेवल के कस्टमर जो है 0.5% रेट के उम्मीद में वेट कर रहे हैं कि मैं गाड़ी लूँ या नहीं लूँ। बट अगर उनको भी इस 0.5% की एक बेनिफिट मिल जाती है तो उनके ईएमआई में इसका ज़रूर फ़र्क पड़ता है। उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट इस तरीके से कुछ कम हो जाती है। तो डेफिनेटली जहां बाकी हर चीज़ जो है पॉजिटिव है, मॉनसून भी अच्छे रहने की उम्मीद है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी की एक उम्मीद है और काफ़ी तरक्की की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ इसके साथ साथ अगर रेट कुछ कम हो जाती है और लोन कुछ कम रेट में अवेलेबल हो जाते हैं तो इट इज़ अ ग्रेट पॉजिटिव सेंटिमेंट। और हम समझते हैं कि कम से कम अगर रेट कम होती है तो एक 50 बेसिस पॉइंट रेट कम होने से उसका जो है बेनिफिट दिखने मिलता है। एक 25 बेसिस पॉइंट इस नेदर हियर नॉर देयर टाइप सिचुएशन हो जाती है फॉर अ लोन पर्पस। जी, खास तौर पर जीएसटी पर अगर फोकस करें तो रेट जो तय हुआ है खास तौर पर एनबीएफसी या फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 18% का हुआ है। इन दरों को आप कैसे देखते हैं? बिजनेस पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है और क्या आपको लगता है एनबीएफसी स्पेस के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट होंगी इन दरों के बाद? देखिए, जहाँ तक अपॉर्चुनिटी का सवाल है, जीएसटी के होने से मैं समझता हूँ लीजिंग जो आज तक काफ़ी
स्लो चल रहा है या लगभग चल नहीं रहा हो, ये लीजिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि आज लीजिंग अगर हम करते हैं तो उसमें लीज टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑल काइंड्स ऑफ टैक्स लगने की वजह से एक प्रोडक्ट जो कस्टमर को अट्रैक्टिव नहीं बनता है। लेकिन जब एक बार जीएसटी आ जाती है और एक सिंगल रेट से काम होता है तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग लीज, चाहे वो फाइनेंशियल लीज हो, एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बनने की उम्मीद है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जहां तक 18% रेट का सवाल है, आज हम 15% में थे, उसका 18% हो रहा है। और हमारी ये हमेशा ही एक्सपीरियंस रहा है, जब कभी भी कोई रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी इम्प्लीकेशंस आते हैं, इस चीज को तो कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है। तो जहां तक ये 3% जो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 15 to 18, हम समझते हैं कि लगभग साराई फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो है ये कस्टमर को इस रेट को पास ऑन करने की कोशिश करेंगे। बट उस रेट को ऑफसेट करने के लिए कुछ कॉस्ट एफिशिएंसी भी हम लाएंगे। अभी काफ़ी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो मैं बहुत क्लियरली ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी की यूज़ के वजह से जो ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ये हम कम कर सकते हैं। तो नेट हम समझते हैं कि अगर जीएसटी से कुछ रेट बढ़ती है कस्टमर को, कुछ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होने की वजह से हम उनके रेट को कुछ एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर ओवरऑल वॉल्यूम में इंक्रीज आती है तो डेफिनेटली कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाती है। तो मैं समझता हूँ आगे चल के जब भी ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, अगर 3-6 महीने के बाद में हम ये देखेंगे कि कस्टमर के ऊपर ये 3% की वजह से कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं आनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अगर देखा जाए आगे चलते हुए, क्या आपको लगता है कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से पहले कुछ ट्रांजिशनल हर्डल्स आ रही हैं, या फिर आपको लगता है कि जीएसटी का लागू होना अब जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क्स रेज हो रहे हैं 1 जुलाई के लिए, क्या आपको लगता है कुछ अभी यहाँ पर गुंजाइश बाकी है, नहीं हो सकता जीएसटी इतनी जल्दी पास? देखिए, इतना मैं नहीं होने की तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हम सारा स्टेट में प्रेजेंट है, तो हमारे लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर ये रहा कि हमको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन करनी है। और जैसे हम आज रजिस्ट्रेशन सारा स्टेट में कर रहे हैं, वहाँ भी प्रोसेस काफ़ी कुछ स्ट्रीमलाइंड है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। बट लेकिन एक वॉल्यूम तो है कि इतने 28-29 स्टेट्स में जाकर के हमें रजिस्ट्रेशन करना है। सेकेंड ये है कि जैसे ये इम्प्लीमेंट हो जाती है और आगे चल के जितने हमको हर महीने रिटर्न्स वगैरह जो फाइल करने पड़ेंगे, मैं समझता हूँ वो एक चीज़ को हमें जो है ठीक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करते हुए आगे चल के उसकी एक सिस्टम बना के हमें चलाना पड़ेगा। उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी क्योंकि आज तक जो है हम सेंट्रली एक हेड ऑफिस की तरफ से एक रिटर्न्स फाइल करते हैं काफ़ी चीज़ के लिए। आगे चल के हर स्टेट में ये चीज़ करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ रिपोर्ट्स विल गो अप, कॉस्ट ऑफ रेगुलेटरी कॉस्ट विल डेफिनेटली गो अप। वो एक दिक्कत जो है आगे चल के हमें हैंडल करने पड़ेंगे। बट ये मैं समझता हूँ ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स है, ये लोगों को समझाया जा सकता है, इसके अगेंस्ट एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है और एक प्रैक्टिस और प्रोसेस होने की वजह से आगे चल के स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इसके अलावा हमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। और जहाँ तक 1 जुलाई में इम्प्लीमेंट होगी या थोड़े आगे चल के होंगे, आई थिंक दैट इज़ अ लार्जर इकोसिस्टम क्वेश्चन एंड मैं नहीं समझता हूँ कि आई हैव अ स्पेसिफिक आंसर अराउंड दैट। राइट, पर आपका ज़्यादातर मानना है कि इंडस्ट्री इज़ प्रिपेयर्ड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, और जो वन टाइम कॉस्ट का जो हाइक होगा वो भी इंडस्ट्री बेयर कर लेगी आसानी से? मैं समझता हूँ क्योंकि ये जो है जीएसटी आनी है ये तो लोगों को पता था साल भर पहले से ही, और मैं समझता हूँ हर कंपनी जो है अपनी इंटरनली एक प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। हमने अपने कंसल्टेंट्स अपॉइंट कर चुके थे, वो ये चीज़ को स्टडी कर रहे थे, हमारी एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी कर रहे थे और हमें वो लगातार प्रिपेयर कर रहे थे कि हमें कहाँ कहाँ प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ हमें सुधार लाने की ज़रूरत है, और काफ़ी काम उस डायरेक्शन में हो चुका था। और ऐसे भी तो है कि काफ़ी प्रोडक्ट्स के जो है प्राइस कम होने की भी उम्मीद है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में कुछ प्राइस कम होंगे, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी है जिसमें ओवरऑल जो कॉस्ट है ये कम होने की भी उम्मीद है, और वो एक डिमांड अपने आप में ड्राइव करेगी। Absolutely. There are 2 questions more that I have to ask you. One is कि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी भी $10 करोड़ तक निवेश कर सकती है। इसके बारे में if you can give us some update. ये ऐसा है कि उन्होंने हमें रिव्यू किया था और वो हमें जो है टर्म लोन देना चाहते हैं, और हमारी जो है डॉक्यूमेंटेशन अभी इन प्रोग्रेस है और डेफिनेटली इन प्रिंसिपल हमें लोन मिलने की उम्मीद है। और जैसे जिस दिन हम वो लोन लेंगे उस दिन उसकी जो रेट है वो नेगोशिएट होकर तय होगी। बट हम पहले भी आईएफसी से लोन ले चुके हैं, दे आर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर,
और इस बार अगर हमें 3 साल की लोन इनसे मिलती है तो इट विल बी अ गुड सपोर्ट इन आवर लिक्विडिटी प्लानिंग। तो हम तो ये कोशिश करते हैं एज अ फाइनेंस कंपनी कि हमारी लायबिलिटी साइड को जितना हम डी रिस्क कर सके, चाहे वो बैंक से लोन ले, इंश्योरेंस कंपनी से ले, प्रोविडेंट फंड से ले, पेंशन से ले, IFC से ले, हमारी फिक्स डिपॉजिट प्रोग्राम है। तो हमारी हमेशा ये प्रैक्टिस रहा है कि जितनी भी हमें लायबिलिटी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं टू ब्रॉड बेस आवर बोरोइंग्स एज वेल एज डी रिस्क आवर बोरोइंग, तो हमारी उसी तरीके का इस बार भी वही डायरेक्शन रहा है और IFC की लोन जो है उस डायरेक्शन में एक अच्छी सपोर्ट है। राइट मिस्टर अय्यर, बहुत सारा बस अभी ऑलरेडी मार्केट में है कि कई बैंक्स इंटरेस्टेड हैं अभी कंपनी में कुछ स्टेक पिक करने के लिए या फिर एक्विजिशन के लिए। केस इन पॉइंट जो हमने सुना है कि कोटक महिंद्रा बैंक का काफ़ी इंटरेस्ट है। इस बारे में आई रिक्वेस्ट यू टू बी मोर कैंडिड अबाउट इट एंड टेल अस कि आपके कुछ बातचीत ऑलरेडी चल रही है कोटक महिंद्रा बैंक से या फिर कुछ और बैंक से एक्विजिशन को लेकर। So since you wanted me to be very candid, I have to tell you that these are pure speculation and it will be absolutely inappropriate for me to make any comment. और आप तो हम महिंद्रा ग्रुप को जानते हो, जब कभी भी ऐसे कोई भी न्यूज़ रहेगा या ऐसे कोई भी बात रहेगी, we will reach out to everyone before it can really be speculated and decided. All right. Thank you very much, Mr. Iyer, for giving us your time on this very special show and talking to us about your financials and the vision going forward. Thank you very much. हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर अविनाश गोरखसाकर हैं हमारे साथ। अविनाश, अभी हमने काफ़ी लंबी बातचीत की M&M फाइनेंस के वाइस चेयरमैन मिस्टर रमेश अय्यर से, जिन्होंने कहा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के रडार पे है, डिमोनेटाइजेशन का असर कम हो चुका है, आगे चलते हुए काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, मानसून को लेकर, GST को लेकर काफी पॉजिटिव रुझान है। M&M फाइनेंस अभी आप पूरे इस स्पेस में कैसे देख रहे हैं और इन्वेस्टर्स को क्या सलाह दे रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो एक एग्री बेस्ड मॉडल है और होपफुली अगर इस बार बारिश अच्छी होती है, डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट अभी मोर और लेस कंप्लीट हो चुका है, तो FY18 कम से कम FY17 के मुकाबले में काफी अच्छा रहेगा। आई थिंक जो मार्केट चाहेगा और जो एनालिस्ट क्लोजली वॉच करेंगे वो उनकी एसेट क्वालिटी लेवल होगी। मेरे ख्याल से अभी भी एसेट क्वालिटी का जो खराब लेवल है वो करीबन 8 से 9% है और इसको अगर कंपनी जल्दी अगर कम करने की कोशिश करे तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छी रेटिंग आएगी। मेरे ख्याल से स्टॉक में पिटाई काफी हो चुकी है लंबी अवधि के लिए। मेरे ख्याल से अगर ये 350-330 तक आता है तो मेरे ख्याल से इसमें खरीदारी की जा सकती है, लेकिन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कम से कम नेक्स्ट 12 से 15 महीने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अविनाश फॉर योर टेक ऑन दिस। तो लंबे अवधि के लिए यहाँ पर निवेशक अभी रुक सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। करंट लेवल्स पर देखा जाए तो 12 से 15 महीने का नजरिया आप रख के चल सकते हैं। स्पेस में काफ़ी बढ़ोतरी की उम्मीद करी जा सकती है और मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि आगे चलते हुए एसेट क्वालिटी में सुधार ही देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अब फेवरेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो रहा है मानसून के चलते और GST के चलते, काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आगे भी देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ कॉर्पोरेट रडार को यहीं समेटते हैं, हमें दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे अंतिम बाजी। नमस्कार।